हेलो, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे नीचे सेक्शन में, यानी जूनियर सेक्शन में क्लास 5 का, ठीक है ना, एसएसटी सोशल स्टडी, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़े थे चैप्टर, पढ़ रहे थे चैप्टर 18, दे मेक अस प्राउड, दे मेक अस प्राउड, ठीक है। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें फर्स्ट पेज हो गया था जिसमें हम लोग पढ़े थे साइंस, मैथमेटिक्स एंड द मेडिसिन, यानी सुश्रुत के बारे में, चरका के बारे में, चराका के बारे में एंड आर्यभट्ट के बारे में, ठीक है। देखिए, सेकेंड पेज में हम लोग का दिया हुआ है लिटरेचर एंड म्यूजिक, लिटरेचर एंड म्यूजिक, ठीक है, लिटरेचर एंड म्यूजिक। यानी इसमें आपका दिया हुआ है कालिदास है, तानसेन है एंड मुंशी प्रेमचंद, कालिदास, तानसेन एंड मुंशी प्रेमचंद, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सेकेंड, इसके बाद का पेज है सोशल रिफॉर्मर्स, यानी सामाजिक सुधारक या सुधारकर्ता, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिटरेचर एंड म्यूजिक। देखिए, लिटरेचर एंड म्यूजिक में क्या, लिटरेचर और म्यूजिक का मतलब क्या होता है। लिटरेचर मतलब होता है साहित्य, म्यूजिक मतलब तो हम लोग जानते ही हैं, जो हम लोग सुनते हैं, ध्वनि, स्वर, ठीक है। तो देखिए, कहता क्या है कि वैसे लोग जो पहले बहुत अच्छे अच्छे साहित्य यानी हिंदी के किताब लिखे, उसमें कुछ ड्रामाज लिखे, ठीक है ना, बहुत सारे म्यूजिक दिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कालिदास के बारे में। देखिए, कालिदास कहते हैं कि संस्कृत के पोएट थे ये। कालिदास क्या थे? संस्कृत में ये पोयम लिखा करते थे, संस्कृत में ये पोयम लिखा करते थे। और तो और ये अपने कुछ नाटक के द्वारा यानी ड्रामा के द्वारा लोगों को क्या करते थे, ये अपने भाषा को, अपने भावनाओं को, अपने मतलब जो भी है समाज में हो रहे गतिविधियों को बताते थे, समझाते थे। पोएट में जो है उसको दिखाते थे ड्रामा की माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से ये क्या करते थे, दिखाते थे, ठीक है। ये जो थे गुप्ता डायनेस्टी में, इनका मतलब ये था। कब का ये बात है? गुप्ता डायनेस्टी, यानी कि आगे चल के आप पढ़ोगे बहुत सारे डायनेस्टी के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी या फिर जो भी है चंद्र वगैरह जो भी है, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त सेकंड जो था, गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में, सॉरी, उसी के वक्त ये क्या थे, कालिदास जी पोएट लिखा करते थे, उसी जमाने की ये हैं, यानी गुप्ता डायनेस्टी के समय के, ठीक है। जिसमें उस वक्त कौन गुप्त था? तो चंद्रगुप्त सेकंड था। देखिए, इनका कुछ ड्रामाज है जो जिन्होंने लिखा था, जिसको इन्होंने लिखा था रघुवंशम, कुमार संभा, मेघदूता एंड ऋतु सहारा। देखिए, जिसमें सबसे ज्यादा जो फेमस था उस वक्त का ड्रामा में, वो क्या था? अभिजानन शकुंतलम, ठीक है ना, अभिजानन शकुंतलम। ये काफी फेमस इनका क्या था, ड्रामा था। इन्होंने बहुत सारे पोएट लिखे हैं, बहुत सारे भाषा में, फॉरेन लैंग्वेज में भी इसका ट्रांसलेट किया गया है। फॉरेन मतलब विदेश के लोग भी हमारे यहाँ का जो भी अच्छे अच्छे कवि का लिखा हुआ जो किताबें हैं, पोयम है, कविता है, ठीक है ना, पोएट के द्वारा लिखा गया, वो सब क्या करते हैं, फॉरेनर वाले यानी विदेशी वाले, विदेश में भी ये पढ़ा जाता है, विदेश के लोग भी इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था कालिदास के बारे में। कालिदास का बहुत सारे ऐसे कहानियां हैं जो आप आगे कभी पढ़ोगे साहित्य में, यानी हिंदी लिटरेचर में। अभी इनका संक्षिप्त में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद है तानसेन, इनके बारे में दिया हुआ है, ही द फेमस इन इंडियन अवार्ड ऑफ द प्ले ऑफ द विनांजन इन द ट्रांसलेट इन द मेनी। देखिए, काफी फेमस कालिदास थे, कालिदास अपने भारत में अभी फेमस है, अभी भी हम लोग उनको नाम, उनके नाम को जानते हैं, उनको जानते हैं, उनकी कविता को पढ़ते हैं। सेकंड में है तानसेन। तानसेन वाज ए सिंगर एंड ए म्यूजिशियन। तानसेन क्या था? एक सिंगर था, गायक था और म्यूजिशियन था। ड्यूरिंग द मिडाइवल पीरियड अकबर द ग्रेट हैज, देखिए पहले के समय क्या होता था, जो राजा महाराजा रहता था वो अपने दरबार में बहुत विद्वान लोगों को अपने साथ रखता था, जिसमें अकबर जो ग्रेट था, अकबर द ग्रेट अपने नाम को मतलब द ग्रेट लगाता था, अकबर द ग्रेट, उनके राज में यानी उनके दरबार में नवरत्न थे, यानी 9 को विद्वान थे। उस 9 विद्वान में एक तानसेन भी था, उस 9 विद्वान में एक तानसेन भी था, जिसको हम लोग कहते हैं जेम्स। जेम्स मतलब नवरत्न। These James were the people who had the distinguished themselves in the different field, जिनके पास बहुत अधिक विशालकाय जानकारी होता था, किसी भी फील्ड में, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मसले पर हल देने के लिए, ठीक है ना, किसी भी मतलब समस्या में, किसी भी तकलीफ में, जो भी मतलब राजा महाराजा को बड़े बड़े जो युद्ध में जो मतलब ये होता था, समस्याएं आती थी, उसमें किस तरह से उनको क्या करना है, सामना करना है, ठीक है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई डिप्रेशन में तो उसको मोटिवेट करना है, उसी वक्त उस वक्त भी थे तानसेन, जो दरबार में मतलब अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक थे, जो हमेशा अकबर को क्या करते थे, मोटिवेट करते थे, अलग अलग समस्याओं पे अलग अलग तरीके से उनको क्या करते थे, सलाह देते थे, सलाहकार थे।
तानसेन वाज वन ऑफ द जेम हुज म्यूजिक एंड द मेलोडियस भाई आर्मड अकबर कोर्ट। तानसेन के बारे में कहा जाता है कि तानसेन ऐसे म्यूजिशियन थे जो अगर अकबर के दरबार में वो अपने म्यूजिक को अगर प्ले करते थे तो पूरा उनका दरबार एकदम मेलोडी से, ठीक है ना, मतलब काफी चारों तरफ धुंध सुनाई देता था। मेलोडी कहने मतलब कि एकदम मतलब सुरीला आवाज सुनाई देते थे, ठीक है ना। सभी उनके दरबार में जो भी सैनिक थे, राजा थे, अकबर खुद, सब लोग मतलब मंत्र मुग्ध हो जाते थे, यानी कि काफी एकदम वो उसको कहते हैं ना कि लीन हो जाते थे, यानी उनके ध्वनि में एकदम अपने आप को एकदम खो देते थे, यानी सुनते सुनते मतलब उनको पता नहीं किस दुनिया में चले जाते थे। इतना इनका सुरीला आवाज था, म्यूजिक से आवाज निकलता था, काफी मेलोडियस था। तानसेन म्यूजिक as a mixture of Indian and Persian style. He was developed a style of his own. He composed music tones of ragas like Rag Malhar and Raga Deepak. देखिए कहता है कि तानसेन जो थे उनका म्यूजिक मिक्सचर था। मिक्सचर करने का मतलब क्या हो गया कि दो म्यूजिक बनाते हैं, एक इंडियन भी एक पर्सियन भी, एक इंडियन और पर्सियन। ही कंपोज म्यूजिक ट्यून्स, उन्होंने बहुत सारा ट्यून्स बनाया, बहुत सारा म्यूजिक दिया, जिसमें काफी फेमस है रागा, रागा मल्हार एंड रागा दीपक, ठीक है, रागा मल्हार एंड रागा दीपक। मुंशी प्रेमचंद नेक्स्ट क्या है तानसेन के बाद। देखिए आप जो 5 स्टैंडर्ड का है ना, तो इसलिए काफी मतलब शॉर्ट में दिया है, बहुत कम कम दिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का क्या, मुंशी प्रेमचंद। थर्ड पॉइंट क्या है, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ग्रेट राइटर एंड इज रिगार्डेड द शेक्सपियर ऑफ द कंट्री। ही इज द एक्चुअल नेम वाज द धनपत राय। देखिए मुंशी प्रेमचंद का तो एक किताब ही आता है, शायद मेरे पास भी वो किताब होगा मुंशी प्रेमचंद के बारे में। देखिए किताब यहीं पे है हमारे अलमीरा में, मतलब जो भी हम किताब रखे हुए हैं, मुंशी प्रेमचंद। इनकी कहानियाँ मतलब पूरे किताब है, देख रहे हैं ना, किताब है लाइन से, बहुत सारी मतलब किताब है मुंशी प्रेमचंद का, जिसमें बहुत सारी क्या है मशहूर कहानी, मुंशी प्रेमचंद की मशहूर कहानियाँ बहुत सारी इसमें कहानियाँ, लगभग लगभग कितना पेज है ये, लगभग 200 के आसपास है, ठीक है। जिसमें देखा जाए तो इतनी सारी कहानियां हैं। देखिए आलोग्या माँ स्वामी ठाकुर का कुआं, ज्योति, दिल की रानी, शिकार, सुहावी, अनुभव, लसन, बहुत सारा है, 25 चैप्टर इसमें। बालक, लास्ट क्या है, बालक। कहने मतलब ये हो गया कि मुंशी प्रेमचंद हमारे देश में काफी फेमस हुए, बहुत ज्यादा। इनकी कहानियां आज भी पढ़ी जाती है। मुझे इतना अच्छा लगता है कि इनकी अलग से कहानी का किताब ही खरीद ली है, कहानी का किताब ही खरीद ली है, और लगभग लगभग सब पढ़ भी चुके हैं। बहुत सारी इनमें कहानियां हैं जो कि काफी अच्छा है, आपको काफी मतलब अच्छा लगेगा। अगर आप इनकी कहानियां पढ़ते हैं तो आपको मतलब काफी अच्छा होगा, मोटिवेट भी होंगे, ठीक है ना, सही रास्ता सही डायरेक्शन आप पकड़ोगे इनके कहानियों को पढ़ने के बाद। ये कैसे मतलब जीवन में क्या क्या कठिनाई आती है और कैसे सामना करना चाहिए और पढ़ने के समय कैसा हुआ करता था, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। देखिए यहाँ शॉर्ट में दिया हुआ है लगभग एक छोटा सा पैराग्राफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक छोटा सा पैराग्राफ, जो कि इनके बारे में क्या है, पूरी की पूरी किताब है। और ऐसा एक किताब नहीं, बहुत सारी किताब लिखे हैं, हम मेरे पास तो एक ही किताब है। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद वाज ए ग्रेट राइटर एज रिगार्डेड एज द शेक्सपियर ऑफ अवर कंट्री। देखिए शेक्सपियर बहुत बड़ा एक राइटर हुआ करते थे, जो कहानियां लिखा करते थे किसी भी फिल्म में, यानी किसी भी फिल्म में कहने का मतलब कि मतलब देश में जो कुछ भी चल रहा है उस पर, या फिर प्रेम कहानियां, बहुत सारी कहानियां लिखा करते थे। तो मुंशी प्रेमचंद का कंपेरिजन उनसे किया गया शेक्सपियर से। ये हमारे भारत के शेक्सपियर थे। मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी भारत का शेक्सपियर, ठीक है ना। इनका ओरिजिनल जो नाम था, एक्चुअल जो नाम था वो धनपत राय था। इनका अपना नाम मतलब एक्चुअल जो नाम था क्या था, धनपत राय। आगे चल के इनका नाम पड़ा था मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद इज द पेन नेम। मुंशी प्रेमचंद रोट बोथ इन हिंदी एंड उर्दू। हिज फर्स्ट नोवेल असारे मियावेद was published in आवाज़े कलम एंड उर्दू वीकली। देखिए कहा जाता है कि प्रेमचंद जो थे दोनों में कहानियां लिखते थे, यानी दोनों भाषाओं में, हिंदी में भी और उर्दू में भी। हिंदी में भी लिखा करते थे और उर्दू में भी लिखा करते थे। सबसे पहला इनका जो एक कहानी था, ये जो फर्स्ट नोवेल लिखे थे क्या था, असरारे माबेद वाज पब्लिश इन आवाज़े इन खलम। देखिए सबसे पहला इनका जो किताब था, यानी कि जो उर्दू में नोवेल जो लिखे थे, नाम याद रखिएगा, जीके वगैरह में पूछा जा सकता है, असारे ए मेरा बेट, ठीक है ना, मावेद, जो कि उर्दू में लिखा गया था। वीकली नोवेल्स जो आता था पहले, यानी
पहले के समय में यानी कि हर वीक में एक नया किताब, एक नया नॉवेल्स को लिख देना, इनका इतना क्या था, परिश्रम था। He was recognized for the style that always had some social message for the people. इनका हमेशा ये काम था, मतलब हमेशा ये करते थे कि सोशल मैसेज यानी सामाजिक जो भी मैसेज वगैरह होता था वो लोगों में क्या करते थे, फैलाते रहते थे, देते रहते थे, लोगों को मोटिवेट करते रहते थे। Some of his famous work as सेवा सदन, गबन, ईदगाह एंड द कफन। देखिए इनका कुछ फेमस किताबें हैं बहुत सारा, जिसमें कुछ इनका फेमस किताब तो बहुत सारा है, लेकिन कुछ फेमस किताबें जिसमें इनका सबसे फेमस जो है सेवा सदन, गबन, ईदगाह एंड कफन। प्रेमचंद इज रैंक वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। देखिए 20th सेंचुरी का ये काफ़ी मशहूर कवि हुआ करते थे, यानी बहुत ज़्यादा मशहूर कवि थे। His works have been translated into Russian and other foreign language। इनका जो काम था, इनका जो वर्क था, इनका जो पहचान था, लोग इतने इससे प्रेम करने लगे कि इनके किताबों को उन्हें पढ़ना चाहा, जिसके कारण इनके किताबों को ट्रांसलेट कर दिया गया फॉरेन लैंग्वेज में, यानी दूसरे लैंग्वेज में भी, जिसमें कौन कौन लैंग्वेज थे, रशियन एंड अदर लैंग्वेज, यानी बहुत सारे लैंग्वेज में इनको क्या किया गया, इनके किताबों को, इनको पोएट को ट्रांसलेट किया गया, वहाँ के लोग भी इनके बारे में पढ़ें, जाने और मोटिवेट हों। ठीक है ना। जो भी किताब होते हैं, जैसे आज भी हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जिनका किताब लोग मंगाते हैं, हो सकता है वो इंडियन भी है और फॉरेन भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से प्रेमचंद का कहानियों का जो किताब है वो फॉरेन लैंग्वेज में क्या हुआ, इतना प्रचलित हुआ कि लोग उनके किताबों को अपने अपने भाषाओं में ट्रांसलेट कर कर पढ़ने लगे, जिसमें रसिया हो गया, पर्सिया हो गया, जो भी है, यानी दूसरे कंट्री में भी इनके किताब को क्या हो गया, काफ़ी महत्व मिला, काफ़ी ये फेमस हुए। देखिए नेक्स्ट है सोशल रिफॉर्मर्स। सोशल रिफॉर्मर्स सामाजिक सुधारक यानी सुधारकर्ता जो भी है, सोशल रिफॉर्मर्स। सबसे पहले आता है सर सैयद अहमद खान। सर देखिए चैप्टर का नाम ही था दे मेक अस प्राउड, यानी कुछ वैसे लोगों के बारे में लोग पढ़ रहे हैं जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, लोगों के लिए क्या किया, एक अच्छा सुविचार जिसको कह सकते हैं दे कर गया है। सुविचार यानी सोच अच्छे से, मतलब आदमी को कैसे लाइफ में एग्जिस्ट करना चाहिए बिना किसी को कोई तकलीफ दिए बगैर, ना हम किसी को तकलीफ दें ना कोई मुझे तकलीफ दे। इस तरह से समाज में कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है उसको कैसे खत्म किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, कैसे ना हो, ठीक है ना। उसके अगर ऐसा कुछ था तो उस पर इन्होंने काफ़ी काम किया था, ठीक है ना, उसको सुधारने में, इसलिए इनको कहा जाता है सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक। ये कहता है सबसे पहले नाम आता है सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान वाज सोशल रिफॉर्मर वर्क हैड इम्प्रूव द इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। कहा जाता है कि सर सैयद अहमद खान जो थे, ठीक है ना, सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक थे। ही वर्क हार्ड। देखिए इनका मेन काम क्या था कि ब्रिटिश के समय में जो ब्रिटिश हम लोग पे अत्याचार करता था, ठीक है ना, उसको कैसे हम लोग झेलें, या फिर कैसे झेलना, तो जैसे झेलना तो मजबूरी था, झेलना मजबूरी था, लेकिन कैसे ये हमारे इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कैसे हमारे भारत के सामाजिक जो भी है, मतलब समाज में रह रहे लोग या फिर सामाजिक जो भी कार्यकर्ता थे, इन सब को एक साथ मिलाकर कैसे अंग्रेज के खिलाफ लड़ा जाए, कैसे मतलब उसका सामना किया जाए, इसके बारे में लोगों को क्या करते थे, ये मोटिवेट करते थे, लोगों को एकजुट करते थे। जो विखंडन हो गया था, काफ़ी हम लोग आपस में टूट गए थे अंग्रेज के समय में, अंग्रेज के अत्याचार के कारण वो हम लोग में काफ़ी भड़काऊ ऐसा मैसेज डालता था, जिससे हम लोग आपस में क्या करते थे, लड़ते थे, जिसके कारण वो आसानी से शासन करता था। तो हम सबको मिलाने के लिए और ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए इन्होंने बहुत बड़े क्या किए थे, कदम उठाए थे, ठीक है ना। यानी कि लोगों के बीच जाना, लोगों को समझाना, लोगों को एकजुट करना, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना, इनका मेन यही था। ये काफ़ी हार्डवर्क थे, मतलब हार्ड वर्कर थे, लोगों को मतलब हमेशा क्या करते रहते थे, तो ये कन्विंस करते रहते थे कि आपस में फूट नहीं करना है, एकता के साथ एक होकर, ठीक है, एकता के साथ एक होकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है। He felt that the main problem with the Indian was they were the not educated. He wanted to improve the life of the women and the poor too. देखिए इनका मानना था कि इंडिया में जो इतना ज़्यादा भेदभाव है या जो कुछ भी है, इसका मेन कारण क्या है, तो हम लोग अनएजुकेटेड थे, यानी कि हम लोग उतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, नॉट एजुकेटेड। He wanted to improve the lives of women. वहाँ की महिलाओं के लाइफ को क्या करना चाहते थे, इम्प्रूव करना चाहते थे। पुअर टू यानी गरीब लोगों को, ठीक है ना, महिलाओं को ये क्या करना चाहते थे, काफ़ी आगे बढ़ाना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त
जब इनका बात चला यानी कि 1859 या फिर 1800, काफी पुराना समय है, ठीक है ना, 1859 यानी कि आज से लगभग बहुत साल पहले, 100 साल से भी ज़्यादा हो गया, 100-150 साल हो गया, ठीक है ना। तो उस वक्त हमारे यहाँ जो था काफ़ी समस्या था, महिलाओं को तो घर से निकलने भी नहीं दिया जाता था, गरीब लोगों का कोई वैल्यू नहीं था। इन सब को आगे कैसे बढ़ाया जाए इनके उसके लिए इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, उन लोगों के लाइफ में, जीवन में काफ़ी सुधार किया, इम्प्रूव किया, खुद भी दिन रात मेहनत करते रहे, लोगों को आगे बढ़ाने में, समाज को सुधारने में, समाज में अच्छे अच्छे मैसेज फैलाने में, बुराइयों को खत्म करने में इन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया, ठीक है ना। जिसमें मेन चाहते थे कि वो महिलाएं या वो गरीब जो काफ़ी मतलब नीचे तबके के हैं, काफ़ी दबे हुए हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको ऊपर उठाया जाए। He started with the school at मुरादाबाद in 1859। देखिए इसके लिए इन्होंने गरीबों के लिए, बच्चों के लिए क्या किए, एक स्कूल खोले, कहाँ पे, मुरादाबाद में। इन 1875 he took another step and started a college in मोहम्मद बिन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़। देखिए आगे चल के 1875 में एक स्कूल खोले, कब, 1859 में। फिर 1875 में क्या किए, एक कॉलेज खोले, एक कॉलेज का निर्माण किए, कहाँ पे, अलीगढ़ में। कॉलेज का नाम क्या था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ में खोले थे। दिस कॉलेज वाज लेटर कॉल्ड द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। आगे चल के इस कॉलेज का क्या नाम दिया गया, विश्वविद्यालय का क्या नाम दिया गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इवन टुडे, आज भी यह यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करता है और है। इवन टुडे इट इज द पॉपुलर यूनिवर्सिटी एंड अट्रैक्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ द इंडिया। आज भी ये यूनिवर्सिटी, आज भी ये कॉलेज जो है कहाँ है, हमारे देश में एग्जिस्ट कर रहा है, और देश से हर कोने कोने से लोग इसमें जाकर क्या कर रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लास्ट है हमारे बहुत बड़े राइटर, बहुत बड़े पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। He was a great philosopher, poet, writer, musician. He believed that India could progress only through education। देखिए रविंद्रनाथ को कहा जाता है कि बहुत बड़े फिलोसफर थे, पोएट थे, राइटर थे, म्यूजिशियन थे, यानी काफ़ी प्रांगत थे सभी फील्डों में। He believed that India could progress। उनका ऐसा मानना था कि इंडिया आगे बढ़ेगा, जब वो क्या होगा, एजुकेटेड होगा, यानी कि इंडिया के सभी लोगों को, भारत के सभी लोगों को अगर शिक्षित कर दिया जाए तो भारत आगे काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। शिक्षा ही भारत को क्या करेगा, भारत के लोगों को, हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है तो लोगों को क्या करना होगा, शिक्षित करना होगा, उसको एजुकेशन देना होगा। यानी एजुकेशन इज द मेन की टू प्रोग्रेस इंडिया एंड द इंडियन ऑल्सो। ही इवन ओपन अ स्कूल इन 1901 एंड कॉल्ड शांति निकेतन। देखिए इन्होंने क्या किया कि 1901 में एक स्कूल खोला जिसका नाम क्या था, शांति निकेतन। इट एग्जिस्ट इवन टुडे एज द विश्व भारती यूनिवर्सिटी। यह स्कूल आज भी है एक यूनिवर्सिटी, यानी कि आगे चल के काफी विकसित हुआ इस स्कूल में, और ये क्या बन गया, यूनिवर्सिटी बन गया। इट एग्जिस्ट इवन टुडे एज द विश्व भारती यूनिवर्सिटी। क्या नाम है आज इसका, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, याद रखिएगा, विश्व भारती यूनिवर्सिटी। म्यूजिक, पोएट्री एंड बुक्स वर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हिज लाइफ। देखिए उनके लाइफ में काफी महत्व रखता था क्या, म्यूजिक, पोएट्री एंड बुक्स, यानी कि म्यूजिक से, पोएट्री से, बुक से इनको काफ़ी प्रेम था। म्यूजिक टोन्स बनाते भी थे, कविता लिखते भी थे, किताबिए लिखते भी थे, पढ़ते भी थे, और उस पर आगे चल के विश्लेषण करते थे अलग से अपने। इन्होंने काफ़ी पढ़ाई करने के बाद, काफ़ी विश्लेषण करने के बाद इन्होंने बहुत सारे ऐसे किताब भी लिखे जो कि काफ़ी क्या था, सोशल रिफॉर्मर्स की तरह काम किया, ठीक है ना। जो भी मैसेज होता है, जैसे आप कहीं हैं, हम कहीं हैं, लेकिन कुछ बातें बतानी है, कैसे होगा, सबको पार्टिकुलर कहीं जाकर नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इन बातों को अगर किसी किताब में लिख दिया जाए, किताब सबको दे दिया जाए, सब लोग पढ़ लेंगे, ठीक है ना, तो सब लोग पढ़ लेंगे तो सब लोग को जानकारी हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले कहा कि लोगों को एजुकेटेड होना जरूरी है, यानी शिक्षित होना जरूरी है। उसके बाद इन्होंने स्कूल भी खोला जिसका नाम था शांति निकेतन, आगे चल के विश्व भारती यूनिवर्सिटी बना। इन्होंने काफ़ी समाज में हो रहे अत्याचारों के ऊपर उसको कैसे सुधारा जाए, इस सारे चीज़ों को इन्होंने किताब में लिखा, अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखी, म्यूजिक भी दिया, ठीक है ना। कहा जाता है कि म्यूजिक, पोएट्री और किताब इनके लाइफ का एक अलग से हिस्सा ही था, जो दिन रात ये इसमें लगे हुए रहते थे। रविंद्र संगीत, द म्यूजिक ऑफ टैगोर इज द पॉपुलर इवन टुडे इन द इंडिया एंड द अब्रॉड। कहा जाता है कि इनका जो म्यूजिक था, इनका जो कविता था, आज भी इंडिया के हर कोने में और इंडिया से बाहर भी काफ़ी फेमस है।
टैगोर कंपोज आवर नेशनल एंथम, कहा जाता है कि उनका जो नेशनल एंथम है जो हम लोग गाते हैं जन गण मन, ठीक है ना, गाते हैं ना जन गण मन अधिनायक की जय है, ये जो हम लोग नेशनल एंथम गाते हैं ये इन्हीं का लिखा हुआ है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा हुआ है। ही रोट 50 बुक्स एंड मोर देन 3000 पोएम्स, इन्होंने 50 किताबें लिखी हैं, 3000 से ज़्यादा कविता लिखी हैं, पोएम्स। ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, देखिए साहित्य के फील्ड में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। कब? 1913 में, 1913 में, यानी कि 1913 ईस्वी में इनको साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए, लिटरेचर के फील्ड में इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है ना। एक काफ़ी फेमस किताब लिखे थे जिस किताब का नाम था गीतांजलि। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का अगर पूछा जाए कि इनका फेमस बुक कौन सा था, तो आप बोलिएगा कि गीतांजलि था। इन्होंने अपने लाइफ में 50 किताबें लिखी, 3000 पोएम से लिखा। इनको क्या हुआ तो 1913 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये काफ़ी फेमस हुए और 1913 में इनको काफ़ी मतलब सम्मान दिया गया, जिस सम्मान में इनको एक बहुत बड़ा प्राइज दिया गया जिसका नाम था नोबेल प्राइज। एक बहुत फेमस किताब हुआ इनका, कौन सा, गीतांजलि। इस गीतांजलि के लिए उनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज। इस बुक गीतांजलि के लिए उनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज। ठीक है, देखिए ये चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे जो क्वेश्चन आंसर है उसको, क्वेश्चन आंसर को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक दो वीडियो में इसको भी कंप्लीट कर देंगे। तो जो बताया गया उसको पढ़िए, रिवाइज कीजिए और जो भी उसमें इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन कर कर उसको याद कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।